नमस्कार, आप ये देख रहे हैं अर्निंग स्पेशल ईटी नाउ स्वदेश पे तिमाही नतीजों का तर्कश। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग स्पेशली रिजल्ट सीजन में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। एक होता है एस्टिमेट्स, दूसरा बाजार की उम्मीदें, तीसरा स्टॉक का मूवमेंट कैसा है। इसके बीच में आपको कैसे नेविगेट करके पोजिशनल ट्रेड्स, शॉर्ट टर्म, नियर टर्म ट्रेड्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है आपको, ये शो बताएगा और आगे आने वाले क्वार्टरली अर्निंग्स के लिए प्रिपेयर कराएगा। और इस अर्निंग सीजन का एकदम बहुत ही फाइन एनालिसिस हम लेके आए हैं। हमारे साथ इस समय कौन कौन है शो पे। हमारी पूरी रिसर्च टीम इस समय मौजूद है, हर सेक्टर में बारीकियों को बाहर निकालने के लिए। हमारे साथ जिगर मिस्त्री, बॉयंट कैपिटल के, जो ऑफकोर्स बॉयंट कैपिटल के पार्टनर हैं। गुरमीत भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कंप्लीट सर्कल इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के। ये दोनों हमें मदद करेंगे बारीकियां निकालने की बाहर इस अर्निंग सीजन से, जो काफ़ी डिफिकल्ट था वैसे स्टॉक मार्केट के लिए इस बार। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबको, मेहमानों को शामिल करते हैं। गुरमीत, जिगर, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, हमारी पूरी रिसर्च टीम भी। चलिए सबसे पहले हम एक जायज़ा लेते हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस में, उसके बाद हम जिगर के पास जाएंगे। वैसे भी जिगर के बहुत ही करीब है बैंकिंग स्पेस, ये मैं जानता हूँ, तो मैं पहुँचूंगा वहाँ। लेकिन उससे पहले हर्ष आए। हर्ष, मुझे बताएं इस बार बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर्स के बाद इस क्वार्टर इन जनरल बैंकिंग सेक्टर का कैसा था प्रदर्शन, परफॉर्मेंस, और प्राइवेट सेक्टर पीएसयूज का परफॉर्मेंस कैसा था, और जो एनबीएफसी स्पेस है, अगर आप ये तीनों का जिस्ट बताएं। राइट सर। सो अजय सर, जब हम लार्जर पिक्चर को देखें जूम आउट करके, तो देखते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में जो क्रेडिट ग्रोथ है उसमें एक काफ़ी अच्छा टेलविंड है, वो काफ़ी स्ट्रांग रहा है। लास्ट फुल क्वार्टर में तो डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रांग रहा है, बट कई महीनों से स्ट्रांग रहा है ये पर्टिकुलर नंबर। पर जो एक चीज़ मिसिंग है करंटली सेक्टर में से, वो है डिपॉजिट ग्रोथ। डिपॉजिट ग्रोथ मोमेंटम करंटली पिकअप नहीं हो रहा है। ओवरऑल लार्जर सेक्टर को देखें तो काफ़ी स्ट्रांग नतीजे। नेट इंटरेस्ट इनकम में बहुत अच्छा 15% प्लस सारी बैंक्स ने दिखाया है ग्रोथ। तो टॉप लाइन पे काफ़ी एक अच्छा ग्रोथ आ रहा है, बॉटम लाइन पे वो सारा ग्रोथ ट्रांसलेट हो रहा है। प्रोविजनिंग ऑल टाइम लो पे है, एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। पर जो एक चीज़ है वो है कि एसेट जो ग्रो हो रहा है, जो लोन्स एडवांसेस ग्रो हो रहा है, उस पे डिपॉजिट्स मैच नहीं हो रहा है। तो ये एक चीज़ पे आगे जाके भी Q4 में भी नज़र रहेगी कि कैसे ये डेवलपमेंट इवॉल्व होता है Q4 में जाते वक्त। तो वो एक चीज़ है। इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन, जो टॉप प्राइवेट बैंक्स हैं उन्होंने तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स पोस्ट किए हैं। पीएसयू बैंक्स में भी अक्रॉस द बोर्ड देख रहे हैं कि आरओएस जो कि 0.5% और 0.5% से भी कम थे लास्ट ईयर ये टाइम पे, अब वेरी क्लोज टू 1% आना शुरू हो गया है। आपने देखा है ये पर्टिकुलर क्वार्टर में बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1% प्लस क्रॉस किया है आरओएस में। एसबीआई सेकेंड क्वार्टर इन अ रो 1% प्लस आरओएस। तो वो एक अच्छा ट्रेंड प्ले आउट हो रहा है। एनबीएफसी पैक में अभी भी स्लाइट ड्रैग है, और उसकी वजह है कि जो एनबीएफसी का लायबिलिटी साइड, डिपॉजिट साइड है, वो ऑलरेडी रेपो रेट के साथ रिप्राइस हो चुका है, पर उनका जो लोन बुक है वो अभी भी रेपो रेट के साथ रिप्राइस होना बाकी है फुल्ली। तो जैसे जैसे ओवर द कमिंग क्वार्टर्स वो रिप्राइस होता है, उसमें भी एक अच्छा टेलविंड दिखेगा। राइट, थैंक्स फॉर दैट हर्ष। जिगर, आप मुझे बताएं, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, बहुत ही सॉलिड रिजल्ट्स। पीएसयू के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बीओबी, एसबीआई भी, इनफैक्ट जो छोटे स्टॉक्स हैं, जेएनके बैंक, ये वगैरह वगैरह, ज़्यादातर रिजल्ट्स अच्छे आए। बट एक जो बात निकल के आ रही है कि बेस्ट ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ बैंक्स की शायद आगे आने वाले मार्च क्वार्टर में पीक हो सकती है, और यहाँ से उनके एनआईएम्स में प्रेशर आ सकता है, क्योंकि उन्हें अपनी डिपॉजिट को, ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए हायर प्राइस करना पड़ेगा अपने डिपॉजिट्स को। ऐसे में इस भाव पे आपको बैंकिंग स्पेस में कहाँ अपॉर्चुनिटी दिखती है और अर्निंग्स पे क्या व्यू है? नमस्कार अजय, आपके शो में बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद। सभी को पैनलिस्ट को भी मेरा हेलो।
अजय, जगह अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स रिजल्ट्स को देखते हैं तो हमको 3 साइकिल्स को ध्यान में रख के बैंकिंग को देखना है, और अगर स्टॉक प्राइस पे आएंगे तो एक चौथा साइकिल में लगाऊंगा। पहला साइकिल है आपका क्रेडिट ग्रोथ का साइकिल। लोगों को लगता है कि अच्छे बैंक्स हमेशा ग्रो करते रहते हैं, ये बात सही नहीं है। क्रेडिट ग्रोथ जो है अंटिल लास्ट ईयर कुछ बहुत अच्छी साइकिल में नहीं थी, पर इस साल में एटलीस्ट 9-10 महीने से इसका क्रेडिट ग्रोथ ऑफटेक जो है वो काफी स्ट्रांग है। एंड राइजिंग टाइड बेसिकली लिफ्ट्स ऑल बोट्स। तो उस चक्कर में आपके सारे बैंक्स का क्रेडिट ग्रोथ, जितनी छोटी बैंक्स है उसका उतना ज्यादा क्रेडिट ग्रोथ है, गिवन दैट दे आर देयर इन द मार्केट टू ग्रैब इट। दूसरा उसका साइकिल है जो इसको हम निम साइकिल बोल सकते हैं। तो अब क्या होता है कि जैसे आपके इंटरेस्ट रेट राइजिंग सिनेरियो होता है तो आपके एसेट्स विच इज जो अपने बैंक्स ने लोन दिए हैं, दे गेट रिप्राइज मच फास्टर देन द लायबिलिटीज। तो आप डिपॉजिट रेट कम कुछ समय के बाद बढ़ाते हो, पर आपकी जो हाउसिंग लोन दी होती है उस पर आप इंटरेस्ट रेट हाइक इमीडिएटली ले लेते हो। तो इन बिटवीन 2 या 3 क्वार्टर ऐसा पीरियड आता है इन द इनिशियल राइजिंग साइकिल कि जब आपके निम्स एक्सपैंड होते जाते हैं। और तीसरा आपका साइकिल है एनपीए साइकिल। तो उसमें क्या होता था प्रायर टू 2015, जब भी इंटरेस्ट रेट साइकिल बढ़ना शुरू करता था तो 1 या 2 कंपनीज या कुछ सेक्टर्स में स्ट्रेस फॉर्म होना शुरू हो जाता था और वो उस पूरे नतीजों को पुल डाउन करते थे। तो इस बार के अगर आप नतीजे देखें इन ऑल ऑफ दिस पर्सपेक्टिव, तो आप पाएंगे कि तीनों पॉजिटिव थे, राइट। आपकी क्रेडिट साइकिल स्ट्रांग थी, इस क्वार्टर का निम साइकिल भी काफी स्ट्रांग था, और एनपीए साइकिल करीब करीब बॉटम पे था। तो जिस भी बैंक ने ज्यादा प्रोविजनिंग करके रखी थी उनको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, एंड इनफैक्ट ईयर ओवर ईयर आपने देखा कि प्रोविजनिंग कम हुई। इसलिए आपके जो रिजल्ट्स ऑन अ रिपोर्टेड बेसिस एकदम ब्लो आउट नंबर्स लगे सबको। चौथा साइकिल अगर आप नतीजों को छोड़ के स्टॉक प्राइसेस पे जाएंगे तो आपकी एक री रेटिंग साइकिल आ जाती है। तो आपने इनिशियली देखा कि पहले एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक, द एक्सिस फल्क्रम अराउंड विच बैंकिंग सेक्टर यूज्ड टू मूव, क्योंकि उनकी प्रीवियस साइकिल्स में एनपीए कम करने की क्षमता काफी अच्छी थी। पर उसके बाद आईसीआईसीआई एंड एक्सिस पिक्ड अप, उसके बाद एसबीआई पिक्ड अप, तो ये सब बैंक्स काफी री रेट हो गए। आईसीआईसीआई भी 1 पॉइंट कुछ टाइम्स प्राइस टू बुक चलता था पहले, और अभी ऑलमोस्ट 2.4 टाइम्स चले गया। एसबीआई 0.3 टाइम्स चलता था, उससे 1.1 टाइम चले गया। और आपने देखा कि बहुत सारे जो पीएसयू बैंक्स थे इन द लास्ट रैली, तब आपने पाया कि वो सब भी 0.2, 0.3 से 0.6, 0.7, 0.8 टाइम्स चले गए, ताकि वो डबल 70, 80, 90, 100% ग्रोथ आपके शेयर प्राइस में देखने मिल गई। नाउ इफ दिस साइकिल हैज प्लेड आउट, अब यहाँ से आगे चल के हम क्या देखते हैं, हम ये चारों साइकिल के एनालिसिस करें तो आप पाएंगे कि आपकी क्रेडिट साइकिल अभी भी स्ट्रांग है, तो उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बैंकिंग सेक्टर आपका टॉप लाइन पे ग्रोथ ठीक रहेगा, एटलीस्ट लेंडिंग पार्ट पे। पर जैसे कलीग ने भी बताया हमारे कि डिपॉजिट ग्रोथ पे इश्यू है, तो आपका सीडी रेशियो और जो आपका लेंडिंग रेशियो मेंटेन होना चाहिए, उस पे इश्यू आ सकता है। और मैं 10 सेकंड में खत्म कर लेता हूं अजय, कि फिर आपकी निम साइकिल अभी पीक आउट हो गई है, प्रोविजनिंग साइकिल आपकी बेस आपका नीचे आ गया है, और री रेटिंग साइकिल कई बार प्ले आउट हो चुकी है। तो आगे चल के जो हमने स्टुपेंडस ग्रोथ देखी वो शायद देखने ना मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। गुरमीत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरमीत, आईटी सेक्टर में के बारे में बात करना चाहूंगा, और क्लियरली 2 शार्प पॉइंट्स। लार्ज कैप 4 आईटी स्टॉक्स में परफॉर्मेंस वर्सेस प्रेफरेंस आपकी कौन से स्टॉक्स की तरफ है, और मिड टीयर का जो सॉलिड परफॉर्मेंस है ग्रोथ का फियर के बावजूद, वो कैसा है। बट मैं उससे पहले अनीशा के पास जाऊंगा जानने के लिए ये क्वार्टर में क्या चीज़ें हाईलाइट हुई इस आईटी पैक से रिजल्ट्स में। अनीशा बताइए। वेल, आईटी सेक्टर के नतीजे उम्मीदों से बेहतर रहे हैं Q3 में, एंड ये रीज़न ये है कि एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी काफ़ी म्यूटेड थे, बिकॉज क्वार्टर की स्टार्टिंग में ही हमें मैनेजमेंट से कमेंट्री मिल गई थी कि मे बी फर्लोज वगैरह ज़्यादा रहेंगे, बट वैसे
ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि हमने कोई ऐसा बहुत बड़ा अपग्रेड आते हुए नहीं देखा है या एस्टिमेट्स अपग्रेड नहीं देखे हैं, बट सेंटिमेंट पूरा चेंज हो गया है एंड दैट इज़ वाई आप इस ईयर का मूव देखेंगे तो सारी आईटी कंपनीज ऑलरेडी कम से कम 5 से 10-15% चल चुकी हैं ना। इस अर्निंग्स में पॉजिटिव ये था कि जो रेवेन्यू नंबर है वो उम्मीदों से बेहतर आया है, और सेकेंडली अट्रिशन जो होता है कि लोग छोड़ के जा रहे हैं, एम्प्लॉयज़ रेजिग्नेशन दे रहे हैं, वो सब कम हो गया है, तो जो हेड काउंट इशूज़ थे वो भी कम हो रहे हैं। ऑल्सो एक और पॉजिटिव था कि जो डील विंस एंड ऑर्डर बुक है वो काफ़ी अच्छी रही है कंपनीज की। नेगेटिव्स क्या है? वो नेगेटिव है कि हायरिंग जो कंपनी करती है वो स्लो डाउन हो गई है, एंड ये इसलिए क्योंकि FY24 के आउटलुक के लिए कोई क्लैरिटी नहीं आई है, तो किसी भी मैनेजमेंट ने कोई क्लियर कमेंट्री नहीं दी है कि डबल डिजिट ग्रोथ कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। और ऑल्सो कुछ एरियाज फ्लैग किए हैं जहाँ पे स्लो डाउन है, सो हाईटेक, रिटेल, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इंश्योरेंस, मॉर्गेज, ये कुछ सेगमेंट्स हैं जहाँ पे डेफिनेट वीकनेस है। सो ओवरऑल ज़्यादातर कंपनी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, गुड वर्सेस द एक्सपेक्टेशन, बट ऑब्वियसली देयर वर सम मिसेस एज वेल। ओवरऑल सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा क्वार्टर रहा है। गुरमीत आईटी के बारे में बताएं, आपका क्या व्यू था और कौन से स्टॉक्स आप प्रिफर करते हैं जहां ग्रोथ रिबाउंड कर जाएगी, जितनी उम्मीद से बेटर हो जाएगी और वैल्यूएशन भी ठीक ठाक हो? अजय, बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए मुझे। ये अगर आप देखें आईटी का Q3 थोड़ा सा सीजनली वीक होता है, तो उस हिसाब से जो लार्ज कैप आईटी ने ज्यादा अच्छा किया। अगर आप टॉप 6-7 लार्ज आईटी कंपनीज लेंगे तो 2.3% का एवरेज ग्रोथ आया। एक्सपेक्टेशन करीबन 1.3-1.4 था, तो इसमें थोड़ा सा विप्रो और टेक महिंद्रा का नंबर थोड़ा कम रहा, और हमने देखा कि इन्फोसिस जैसे 3.5-3.6 बिलियन डॉलर का डील विन था, उन्होंने तीसरे क्वार्टर के बाद लगातार गाइडेंस बढ़ाया और एक अच्छा आउटलुक दिया। हमने देखा टीसीएस ने $7 बिलियन का रेवेन्यू बेंचमार्क क्रॉस किया, तो अच्छा मोमेंटम था। यही अगर आप मिड कैप में देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ग्रोथ आई सीसी टर्म्स में वो 0.9% 1% आई थी, थोड़ी सी कम रही। कुछ मिड कैप आईटी कंपनीज के नतीजे जैसे मफासिस में थोड़ा सा डिक्लाइन था, कुछ जगह हमें थोड़ा सा डिक्लाइन दिखा। तो हमारा पसंदीदा लार्ज कैप में इन्फोसिस है, और अब क्योंकि एलटीआई माइंडट्री कंबाइन हो गया है, 5th लार्जेस्ट हो गया है, तो वो है। हमें मिड कैप में परसिस्टेंट अच्छा लगता है। अगर आप देखिए बहुत अच्छे नतीजे आए, मार्जिन बढ़ा, और ये जब बढ़ा जब उनके टॉप 2-3 क्लाइंट्स में थोड़ी सी वीकनेस थी, टॉप क्लाइंट्स में एक्चुअली थोड़ी सी वीकनेस थी, तो ग्रैनुलरिटी थी डील में। और अगर आप देखेंगे वर्टिकल वाइज भी ना, तो जहां भी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, जिन कंपनीज का डील टेक्सचर उससे उनको फायदा हुआ है, और जो थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूंगा रन ऑफ द मिल आईटी सर्विसेज है, वहां पे परफॉर्मेंस थोड़ा सा ड्रैग हुआ है। फिर कुछ आपके निश आईटी कंपनीज है जो हमें पसंद है, मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी केपीआईटी टेक की। वो एक तरीके से ऑटो सॉफ्टवेयर, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर देते हैं ऑटो स्पेस में, हम इसे केस बोलते हैं, कनेक्टेड ऑटोनोमस शेयर्ड इलेक्ट्रिक। टेक्निका का मर्जर हुआ, वो पूरा क्वार्टर आया रेवेन्यू में, और उन्होंने और गाइडेंस बढ़ा दिया है, मुझे लगता है उसको भी बीट करेंगे। नए हाई पे है ऑलमोस्ट इस एनवायरनमेंट पे, जबकि बाकी आईटी स्टॉक्स अभी भी 15-20% नीचे हैं। टाटा एलेक्सी भी मुझे लगता है कुछ करेक्शन अगर हुआ है, कुछ अगर और कंसोलिडेट करता है तो मे बी शॉर्ट टर्म में ट्रिगर्स ना हो, बट मीडियम टर्म में एक अच्छी स्पेस है, ERD स्पेस बोलते हैं। तो ये हमें कुछ हमारे कवरेज में है ये जो स्टॉक्स। तो थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। ये साल थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होगा कि आप एक्चुअली जो खाली डिजिटल बोल रहे थे, कि एक्चुअली में आपके पास उतना डिजिटल रेवेन्यूज है। राइट विनी, आप बताइए, एफएमसीजी में वॉल्यूम ग्रोथ का इश्यू बना रहा, मार्जिन प्रेशर भी देखने को मिला, बताइए कैसे आपने देखा ओवरऑल सेक्टर? तो एफएमसीजी की बात करें तो पहले तो बात करते हैं उनकी ट्रेंड्स क्या आई है, क्या पॉजिटिव्स है और क्या नेगेटिव्स है। तो अर्बन डिमांड जो है वो ये टाइम भी अच्छी रही थी, रेजिलेंट रही थी। मेनली जो वीकनेस रूरल में दिखी थी उसको ऑफसेट करती है अर्बन डिमांड ने। मार्जिन्स यस ईयर ऑन ईयर बेसिस डिक्लाइन हुए थे, पर इंप्रूव हुई है सिक्वेंशियली। इन्फ्लेशन कम हो रहा है रॉ मटेरियल प्राइसेस का, तो मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट आई हुई है। और आगे जाते हुए भी कमेंट्री से जो पता चल रहा है कि आगे जाते हुए भी मार्जिन्स की इंप्रूवमेंट बनी रहेगी, अगले क्वार्टर में भी मार्जिन्स इंप्रूव होते रहेंगे क्योंकि इन्फ्लेशन कम होती रही है। ये मैनेजमेंट की कमेंट्री है। उसके अलावा पैकेज फूड्स कंपनीज की देखें स्पेसिफिकली, तो पैकेज फूड आइटम्स जो है वहां पे कंपनियों ने अच्छी ग्रोथ देखी हुई है। तो वहां पे रीजनेबल ग्रोथ है कंपेयर टू जो ब्यूटी पर्सनल केयर सेगमेंट था, डिस्क्रिशनरी था, उससे बेटर पैकेज फूड
आइटम्स ने किया हुआ है। और मैनेजमेंट कमेंट्री ऑलरेडी हाईलाइट कर रही है कि रूरल में जो वीकनेस हमने लास्ट साल में देखी हुई है वो भी इम्प्रूव होते जा रही है, रूरल डिमांड भी इम्प्रूव होते दिखेगी और मे भी थोड़ी इंप्रूवमेंट दिखेगी हमें Q4 में आगे जाते हुए भी। नाउ नेगेटिव्स की बात करें तो जो है रूरल ग्रोथ ये टाइम अच्छी नहीं थी, ये कंसर्न है, स्लगिशनेस चल रही है, पर यस ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए और ये मेनली इम्पैक्ट हुआ था ग्रोथ कंपनीज के लिए, रूरल कम थी इसीलिए ग्रोथ भी थोड़ी इम्पैक्ट हुई थी ये टाइम Q3 में कंपनीज के लिए। डिस्क्रिशनरी आइटम्स वहाँ पे वीक डिमांड दिखी थी Q3 में, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में भी थोड़ी प्रेशर दिख रही है ये टाइम भी, तो एक फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए कि आगे जाते क्या डिस्क्रिशनरी स्पेंड वापस आएगी। पर यस एज ऑफ नाउ वीकनेस दिख रही है डिस्क्रिशनरी आइटम्स डिस्क्रिशनरी स्पेसेस में। राइट जिगर, आप कंज्यूमर स्टॉक्स में वॉल्यूम ग्रोथ रिटर्न करने की उम्मीद बना सकते हैं, क्या ये सही रहेगा? और कौन से स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं, कौन सी कैटेगरीज में? जी अजय, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डिफिकल्टी है वॉल्यूम ग्रोथ। अगर आप थोड़ा सीजनल एडजस्टमेंट्स छोड़ दें तो पोस्ट दिवाली एक ये ट्रेंड बन रहा है कि डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन सब जगह पे, आप फुटवेयर से लेके किसी भी कैटेगरी में देखें तो स्लो डाउन है, ये इमिनेंट है। एंड आगे चल के अगर आप सोइंग देखें, एग्रीकल्चर सोइंग, ये भी कोई बहुत अच्छी फॉरवर्ड वार्निंग नहीं दे रही है। तो अगर राइस और उसकी आप सोइंग देखें, ऑयल सीड्स, आई थिंक ये दो कैटेगरी में काफी इश्यू है। तो अगर आपकी बेसिकली एग्री इनकम नहीं ग्रो करने वाली तो आपका वॉल्यूम क्लियरली क्वेश्चनेबल है। ये क्वार्टर में भी मार्जिन पे बहुत क्लियर आंसर था कि विद कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन वो लोग पूरा तरीके से पास नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं है कि इन अ वे इनका बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी होगा। इन द प्रोसेस स्टॉक्स काफी अच्छे से रिकवर कर चुके हैं, विच इज द अदर वे, मतलब जो जब गिरे थे तब ये गिरे भी काफी थे। तो आई थिंक इट इज जस्ट अ रिफ्लेक्स एक्शन। यहाँ से आई थिंक ये सब स्टॉक्स में बहुत ज्यादा पैसा बनने की उम्मीद एटलीस्ट हमें नहीं है। राइट चलिए आगे चलते हैं। गुरमीत, ऑयल एंड गैस स्पेस के बारे में आपके पास आता हूं, उससे पहले सुमित से समझ लेते हैं रिलायंस और दूसरी ऑयल एंड गैस स्पेस ने कैसे इस बार प्रदर्शन किया। सुमित, अगर आप देखेंगे रिलायंस जो कि सबसे बड़ा ऑयल एंड गैस मेजर है, उसकी परफॉर्मेंस अगर ओवरऑल कंसोलिडेटेड बेसिस पे आप देखेंगे तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स थी। बट जो उनकी O2C सेगमेंट है जहां पे उनकी रिफाइनिंग, मार्केटिंग और केमिकल बिजनेस है, उसमें अच्छा खासा एक बीट देखने को मिला था, क्योंकि सिक्वेंशियली अगर हम देखें तो विंडफॉल टैक्स का इम्पैक्ट कम था, प्लस सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन भी स्टेबल थे और केमिकल स्प्रेड्स भी थोड़े बहुत पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रहे थे। उसके अलावा अगर हम रिटेल और टेलीकॉम बिजनेस के नंबर्स की बात करें तो रिटेल नंबर्स प्रीटी मच इन लाइन था स्ट्रीट एस्टिमेट्स के सामने। Q3 में सीजनैलिटी का बेनिफिट था क्योंकि फेस्टिव सीजन थे। टेलीकॉम नंबर्स में थोड़ा एक मार्जिनल मिस देखने को मिला था एनालिस्ट एस्टिमेट्स के सामने। बट अगर हम गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस की बात करें तो वो भी नंबर्स इन लाइन थे। सिक्वेंशियल बेसिस पे अगर हम देखें तो गैस प्राइसेस हायर होने के कारण हमें अच्छा खासा ग्रोथ एक गैस एक्सप्लोरेशन सेगमेंट में देखने मिला। अब उसके अलावा अगर हम देखें तो गेल के नंबर्स, ऑयल एंड गैस स्पेस में सबसे बड़ा गैस डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके नंबर्स काफ़ी खराब आए थे। अगर आप देखेंगे सिक्वेंशियल बेसिस पर 84% ड्रॉप हमें देखने को मिला था, क्योंकि एवरी सेगमेंट जो है कंपनी का, सारे सेगमेंट के परफॉर्मेंस खराब थे। ट्रांसमिशन, ऑयल एंड गैस ट्रेडिंग और पेट्रोकेमिकल भी। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के नंबर्स काफ़ी अच्छे थे सिक्वेंशियल बेसिस पे। मार्केटिंग सेगमेंट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला था क्योंकि ऑयल के प्राइसेस गिर चुके थे और मार्केटिंग मार्जिन जो थे वो काफ़ी बढ़ चुके थे। और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की अगर हम बात करें तो वहाँ पे नंबर्स थोड़े बहुत खराब आए थे। सिक्वेंशियल बेसिस पे वॉल्यूम्स भी कम थे और गैस कॉस्ट हाई होने के कारण उनके मार्जिन पे भी प्रेशर देखने मिला। गुरमीत, रिलायंस आपको अच्छा लग रहा है या और कोई सिटी गैस कंपनी इन वैल्यूएशंस पे और जिस तरह के रिजल्ट्स रहे? थोड़ा सा नियर टर्म कंसर्न है अजय, बट लॉन्ग टर्म पॉजिटिव भी अगर आप देखिए अब लगभग 47-48% एबिट जो है वो जियो रिटेल से आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई भी एनर्जी कंपनी है वर्ल्ड में जिन्होंने अपना इस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन किया है। आप ग्लोबली देख लीजिए, चाहे वो अरामको है या शेल है या शेवरॉन है। तो मुझे लग रहा है ये ट्रांसफॉर्मेशन इन प्रोसेस है। और O2C के नंबर्स अच्छे थे पिछले क्वार्टर, जिसे वो बोलते हैं ना मिडिल डिस्टिलेट क्रैक्स बोलते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट थी। सिंगापुर मार्जिन की चर्चा की आपके कॉलीग ने, और वो अपने O2C बिजनेस को एक ग्रीन सस्टेनेबल नेट कार्बन जीरो बिजनेस में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो ये लंबी साइकिल है, इसमें समय लगेगा। और होता क्या है, कैपेक्स हमेशा होता रहता है। तो जब कैपेक्स होता है तो फ्री कैश फ्लोज जो है वो, क्योंकि कंसर्न रहा है रिलायंस में, जब वो नहीं भी चलता था, जब 600-800 रुपए की रेंज में स्टक था, तो वो वापस से थोड़ा सा मुझे लगता है रीपअप। तो ये जो ट्रिगर है वो मोनेटाइजेशन है। वो अब नैस्डैक
कि जो जियो की लिस्टिंग से है वो एक ट्रिगर आ सकता है। एनर्जी बिजनेस में अगर वो थोड़ा सा मोनेटाइजेशन करते हैं जैसा उन्होंने जियो रिटेल में किया है, तो एक बड़ा मूवमेंट मुझे लगता है उस ट्रिगर की वजह से आएगा। नहीं तो नियर टर्म, क्योंकि क्या हमेशा आप एक कैपेक्स मोड में रहेंगे, तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन स्टॉक में हमें देखने को मिला है, कुछ नियर टर्म में शायद देखने को मिल सकता है, बट मैं अगर मैं नजरें रखूं तो मैं काफी कंस्ट्रक्टिव हूं रिलायंस। पंकज, ये बताइए फार्मा में कैसा एक्शन रहा इस क्वार्टर? फार्मा कंपनियों के नंबर्स एक क्वार्टर में काफ़ी दिलचस्प थे। अगर आप देखेंगे तो एक कंपनी जैसे लुपिन थी, उनके नंबर्स काफ़ी ख़राब थे और ड्रग लॉन्च में डिले था। उसके अलावा थोड़ी कंपनी जैसे कि कैडिला और बिंदो, ये लोग के यूएस सेल्स में आपको थोड़ी बढ़ोतरी दिखी, विच मीन्स थोड़ा बॉटमिंग आउट प्रोसेस एक दिख रहा था। सन फार्मा ओवरऑल थोड़े म्यूटेड थे। सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे नॉर्मल से बेटर थे। स्पेसिफिकली डॉक्टर रेड्डीज, उनका एक पर्टिकुलर ड्रग है जो आया था मार्केट में, बट उसका सेल्स अजम्पशन करने के बाद भी ये पर्टिकुलर ड्रग ने उन्हें काफ़ी सारी बढ़ोतरी दी। सो की टेकअवेज अगर हम देखेंगे फार्मा कंपनियों के लिए, तो फर्स्टली यूएस सेल्स काफ़ी कंपनियों के बॉटम आउट हो रहे हैं या बिना ब्लॉकबस्टर ड्रग के भी बढ़ना चालू हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट कमेंट्री ने इंडिकेट किया है कि यूएस में जो जेनरिक प्राइसिंग प्रेशर है वो गिर तो नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है ये टाइम पे, पर एटलीस्ट उसमें एक गिरावट में थोड़ी बहुत रुकावट दिख रही है। और तीसरा, लोगों ने R&D एक्सपेंसेस बढ़ा दिए हैं, चाहे वो बायोकॉन हो, चाहे वो ऑरबिंदो हो, चाहे वो बहुत सारी दूसरी कंपनियां हो, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आगे जाके न्यू फैसिलिटीज़ या न्यू टेक्नोलॉजी जो आएगी उसके मद्दे रखते हुए उन्हें वो इन्वेस्टमेंट्स आज करने पड़ेंगे। तो ये 3 पॉजिटिव टेक अवे थे फार्मा नंबर्स के। हाउएवर ओवरऑल कॉस्ट अक्रॉस द कंपनी काफ़ी हाई थे, इसके लिए इनके मार्जिन लोअर देन एस्टिमेटेड थे। अक्रॉस द बोर्ड आपने देखा कि मार्जिन बीट नहीं था फॉर मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स, सो इनके कॉस्ट कंटिन्यू टू बी एलिवेटेड। रॉ मटेरियल कॉस्ट स्लाइटली हायर थे, R&D कॉस्ट हायर थे और थोड़े अदर एक्सपेंसेस हायर थे। तो इसमें आगे जाके क्या चेंजेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग, ये मार्केट को थोड़ा इंतजार रहेगा। गुरमीत, क्या ये साल फार्मा का हो सकता है? जिस हिसाब से ट्रेंड्स बन रहे हैं, ओनरशिप है, 4-5 साल का अंडर परफॉर्मेंस हो चुका है, क्या आने वाले कुछ क्वार्टर्स में आपने भी कुछ फार्मा बेट ले रखी है पोर्टफोलियो में? काफी बीटन डाउन है इस टाइम अजय फार्मा, और फार्मा को थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा आपको 3-4 सब सेगमेंट्स में। तो जो जेनरिक है, जो ज्यादातर यूएस जेनरिक है, वहां पे मैं अभी भी बहुत कंस्ट्रक्टिव नहीं हूँ। जो स्पेशलिटी बिजनेस है, जैसे अब सन फार्मा स्पेशलिटी बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर रहा है वहां पे, तो वो एरिया अच्छा लगता है। ब्रांडेड जेनरिक्स अच्छा लगता है, जैसे कैडिला है, कुछ एमएनसी फार्मास है। सीडीएमओ बिजनेस ने इन लार्जली डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि 2021 का हाई बेस था, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ी, सॉल्वेंट प्राइसेस बढ़े, नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज आया, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का भी वैलिडेशन नहीं हुआ है। तो हमने देखा कि डिवीज लैब जैसे शेयर में 40-50% का करेक्शन आया पीक से, लॉरस लैब में 700 के लेवल से अभी 300-350 वाले लेवल पे, तो काफी ब्रूटल करेक्शन हुआ है। और हॉस्पिटल स्पेस अच्छा कर रहा है। हमने अभी अपोलो के भी आपने पिछले कुछ दिनों में मूव देखा होगा। तो मैं सीडीएमओ और जो एपीआई बिजनेस है, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है एक क्वार्टर शायद और तकलीफ हो सकती है नियर टर्म, बट वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल हो गए और ये बिजनेस थोड़ा लंपी है। जैसे आपको कोई नया मॉलिक्यूल कमर्शियलाइज होगा, सडनली जो अपसाइड आता है वो भी अच्छा आता है। हॉस्पिटल बिजनेस में मैं थोड़ा कंस्ट्रक्टिव हूँ, और जो स्पेशलिटी है, तो मैं जेनरिक्स को छोड़ के अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं, मैं धीरे धीरे पोजीशन बनाऊंगा, बट बहुत जल्दी नतीजे आने के चांसेस नहीं है। शायद 1 क्वार्टर का या 2 क्वार्टर का पेन और बचा है। ठीक है जिगर, कुछ और एक आपको मैं फ्री हिट देता हूं। एक इस क्वार्टर में आप अपने 2 स्टॉक बताइए अपने पोर्टफोलियो के या अपने रेडार पे, जिसके स्टैंड आउट परफॉर्मेंस ही नहीं थी, आगे आने वाले क्वार्टर्स की विजिबिलिटी बहुत तगड़ी है। सोचना पड़ेगा अजय मुझे। बैंक्स में तो क्लियरली ये था, पर हम बात कर चुके हैं। मैं खाली अगर ये गुरमीत की बात थोड़ा आगे ले जाऊं, तो फार्मा स्पेस में ये क्लियरली ट्रेंड एविडेंट है। अगर आप डीवीज की बात करें, राइट, तो करीब इसमें अगर आप इस मोलनुपिराविर के पहले का टाइम देखें तो 1300-1400 करोड़ की आपकी रन रेट बिकेम 2500 करोड़, और जैसे ही उसका मोलनुपिराविर का नेगेटिव फेज शुरू हो रहा था, तो लोगों ने मान लिया कि बाकी जो मॉलिक्यूल्स है वो आके कमर्शियलाइज होके वो ग्रोथ मैनेज हो जाएगा। अगर वो ग्रोथ नहीं आया है और जिसके कारण शेयर गिर गए हैं, तो आपकी रेवेन्यू रन रेट 1300 करोड़ के सामने 1700 करोड़ हो गई। मैनेजमेंट ने भी बोला कि अभी मोलनो का इन्वेंट्री 0 हो गया है, और जो 400 करोड़ इबिटडा 1300 करोड़ रेवेन्यू पे था, वही का वही मेंटेन हो गया। तो गुरमीत ने भी नेगेटिव
ऑपरेटिंग लेवरेज की बात करी। आई थिंक नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर में ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। 3 मॉलिक्यूल में उनका मार्केट शेयर करीब 10 से 20% है, वो बढ़ के एटलीस्ट 40-50% हो सकता है। उनकी नई फैसिलिटी अप्रूव हो गई है, तो मुझे लगता है कि इसमें ये काफी सुधार हो सकता है। दूसरी एक कंपनी की हमने बात करी नहीं, बट एनबीएफसी में एक कंपनी है सैटिन क्रेडिट केयर। मुझे लग रहा है एमएफआई स्पेस एंटायरली जो हमारे पास है वो सैटिन है, बट द एंटायर एमएफआई स्पेस ये एक वो सब सेगमेंट है एनबीएफसी का जहां पे दे हैव बीन एबल टू पास ऑन दी हायर इनपुट प्राइसिंग कॉस्ट, मतलब इनके लिए हायर इंटरेस्ट कॉस्ट, और मार्जिन्स उनके अच्छे रह गए और डिमांड इज स्टिल सॉर्ट ऑफ 25-30% ग्रोथ। तो वो एक स्पेस में आपको जो भी कंपनी पसंद है, बट ये एक स्पेस आपके रेंज में रखना चाहिए, ऐसा लगता है मुझे। गुरमीत, आपका चांस फ्री हिट, कौन सा स्टॉक एकदम स्टैंड आउट था अर्निंग्स में और मजा आ गया, जैसे कहते हैं ना, तबीयत खुश हो गई नंबर्स देख के? पीआई इंडस्ट्रीज में बैंक कवर कर लिया जिगर भाई ने। एनबीएफसी में मैं एक नाम और जोड़ना चाहूंगा, मुझे पूना वाला फिनकॉर्प और चोला अच्छा लगता है। चोला में स्पेशली व्हीकल रिवर्समेंट स्ट्रॉन्ग हुआ है, एसेट क्वालिटी अच्छी है, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। पूना वाला का बेस बहुत कम है, 15-16 हजार करोड़ की नोटबुक है, 50 हजार करोड़ का गाइडेंस है, तो आपको 50% का ग्रोथ बहुत कम जगह अच्छी क्रेडिट क्वालिटी, अच्छी ट्रिपल ए रेटिंग के साथ कम देखने को मिलता है। मुझे पीआई इंडस्ट्रीज के नतीजे बहुत अच्छे लगे इस इन्वायरमेंट में, जब सारी केमिकल कंपनीज, कस्टम सिंथेसिस कंपनी ने स्ट्रगल किया है, उनका कस्टम सिंथेसिस बिजनेस ग्रो किया है और उसने डोमेस्टिक में जो वीकनेस थी उसको कवर किया। मार्जिन पिछले 6 क्वार्टर से बढ़ रहे हैं, 25% मार्जिन पे लग गए हैं। हर क्वार्टर आप देखिए 2 या 3 मॉलिक्यूल्स कमर्शियलाइज करते हैं। कस्टम सिंथेसिस में वापस से 6-7 मॉलिक्यूल्स कमर्शियलाइज किया है, आगे भी गाइडेंस अच्छा है। बुक $1.8 बिलियन की है और ये जो इनोवेशन रेट है उनका वो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा महंगा स्टॉक है, बट अच्छी चीज जो होती है वो मार्केट में महंगी होती है, तो ये मुझे लगा बहुत अच्छा नंबर था। खराब इन्वायरमेंट, पीआई हमेशा से अच्छा परफॉर्मर रहा है, तो मुझे लगता है कि एग्रोकेमिकल एक स्पेस है जहाँ पे मुझे लगता है टेम्पररी डिस्ट्रप्शन है। दूसरा, अगर आप देखेंगे जिस हिसाब से केपेक्स पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है अजय, इसका ना सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट आता है। अगर आप रोड्स, फ्लाईओवर्स, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करते हैं तो लेबर पार्टिसिपेशन बढ़ता है, वो लेबर पार्टिसिपेशन फिर वापस रेमिटेंस करता है रूरल इकोनॉमी पे। तो मुझे लगता है रूरल इकोनॉमी इतना बीटन डाउन है, अभी हमने टू व्हीलर्स के नतीजे में देखा, एफएमसीजी के नतीजे में देखा, डिस्क्रिशनरी में ज्यादा देखा, स्टेपल्स के नंबर्स तो फिर भी अच्छे थे। तो मैं ये बेट करूंगा कि थोड़ा सा रूरल रिकवरी खेलना चाहिए, कि जो भी चीज बहुत बीटन डाउन है और प्राइस में आती है, मेरा ये मानना है कि जो सेवी इन्वेस्टर होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उसको बिल्ड करना शुरू करेगा। और ये साल थोड़ा सा पेशेंस वाला साल है अजय। अगर आप थोड़ा पेशेंटली बिल्ड करेंगे, अपॉर्चुनिटीज के लिए वेट करेंगे तो मिलेगा। अगर आप सीधा मोमेंटम चेस करेंगे तो प्राइस एक्शन इतना फास्ट है कि आपके फंसने के काफी चांस। शानदार, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, गुरमीत, जिगर, आप हमसे बात करने के लिए और हमारे सारे रिसर्च एनालिस्ट जो लेके आए बारीकियां इस क्वार्टरली अर्निंग सीजन की। लेकिन